हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं सेक्शन 23 एंड 24 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें सेक्शन 23 प्रोवाइड करता है दैट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल। According to section 23, the consideration and object of an agreement is lawful unless यानी एक एग्रीमेंट लॉफुल होगा सिवाय इन कंडीशंस के जबकि इट इज फॉरबिडन बाय लॉ यानी यह विधि द्वारा निषिद्ध हो, या इट इज ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ यानी ये ऐसी प्रकृति का हो कि अगर इसकी आज्ञा दे दी गई तो यह विधि के उपबंधों को विफल कर देगा, या इट इज फ्रॉडुलेंट यानी ये कपटपूर्ण है, या इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर मतलब इससे किसी दूसरे व्यक्ति या उसकी प्रॉपर्टी को क्षति हो सकती है, या दैट द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी यानी कोर्ट इसे अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध मानता हो। तो अगर कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट का नेचर इस प्रकार का है जो इन 5 पॉइंट्स में दिए गए हैं तो ऐसा कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो जाएगा। उसके बाद एक केस है घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास का, जिसमें कोर्ट ने बताया कि इमोरलिटी का मतलब सिर्फ सेक्सुअल इमोरलिटी से है। फिर रिचर्डसन वर्सेस मैलिस के केस में जस्टिस बोरो हैज स्टेटेड दैट पब्लिक पॉलिसी इज एन अनरूली हॉर्स वेयर वंस यू स्ट्राइड ऑन इट यू डू नॉट नो वेयर इट्स गोइंग टू टेक यू यानी लोक नीति एक अनियंत्रित घोड़ा है जिस पर एक बार सवार हो जाने के बाद ये कहना मुश्किल होता है कि यह आपको कहाँ ले जा सकता है। अब हम देख लेते हैं कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो जैसे ट्रेडिंग विद द एनिमी यानी किसी शत्रु के साथ व्यापार करना, या ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेज यानी कि पब्लिक ऑफिसेज में अवैध लेन देन करना, या इंटरफेरेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना या उसमें दखल देना, या मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स यानी विवाह को तोड़ने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स करना, एग्रीमेंट्स करना, या एग्रीमेंट्स क्रिएटिंग इंटरेस्ट अपोज टू दी ड्यूटी यानी ऐसे एग्रीमेंट्स जो कर्तव्य के विरुद्ध निजी स्वार्थ पैदा करते हो, तो इस प्रकार के एग्रीमेंट्स को भी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी माना जाता है। देन एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स यानी जो अभिभावकों के अधिकार पर प्रतिबंध लगाते हो, या एग्रीमेंट्स टू सेल द सीट्स ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस यानी लोक संस्थानों की सीट को बेचना या खरीदना, ये सभी चीजें पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध मानी जाती हैं। ये लिस्ट सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें शामिल की जा सकती हैं। ये केस टू केस डिफर करता है। अब इससे संबंधित कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जिन्हें हम देख लेते हैं, जिसमें पहला है कि ए, बी और सी आपस में फ्रॉड के थ्रू कमाए गए या कमाए जाने वाले लाभ के बंटवारे के लिए एक एग्रीमेंट करते हैं। तो यहाँ क्योंकि बंटवारा फ्रॉड के थ्रू कमाए गए लाभ को लेकर था, इसलिए ऐसा एग्रीमेंट अनलॉफुल होने की वजह से वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है कि ए बी को पब्लिक सर्विसेज में एम्प्लॉयमेंट दिलवाने का वादा करता है और बी भी उसे इसके बदले 1000 रुपए देने का वादा करता है। तो क्योंकि यहाँ कंसिडरेशन अनलॉफुल है इसलिए ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है कि ए बी से वादा करता है कि वो उसके खिलाफ डकैती का मुकदमा वापस ले लेगा और बी भी ये प्रॉमिस करता है कि वो ली गई वस्तुओं का मूल्य उसे वापस लौटा देगा। इसलिए क्योंकि यहाँ एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है इसलिए ये एग्रीमेंट भी वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है कि ए बी को अपनी बेटी को एज अ कॉन्क्यूबाइन यानी उपपत्नी के रूप में देने के लिए सहमत हो जाता है। तो भले ही यहाँ इस प्रकार बेटी को देना आईपीसी के अंडर पनिशेबल ना हो, फिर भी क्योंकि ये इमोरल है इसलिए इस प्रकार का एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट यानी अगर कंसिडरेशन के ऑब्जेक्ट का कोई भाग अनलॉफुल हो तो क्या होता है। तो जिसमें सेक्शन 24 प्रोवाइड करता है इफ एनी पार्ट ऑफ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स यानी अगर एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स के लिए दिए गए किसी एक कंसिडरेशन का कोई भाग, या एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ सेवरल कंसिडरेशंस फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट यानी किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए दिए गए कंसिडरेशंस में से कोई एक या उनमें से किसी एक का कोई भाग अगर अनलॉफुल है तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि if the part of consideration which is unlawful can be severed from the other which is lawful, the court will enforce only the lawful part.
बट इफ सच severance is not possible, then the whole agreement will be void. जिसका मतलब है कि अगर कंसिडरेशन का जो पार्ट अनलॉफुल है उसे लॉफुल पार्ट से अलग किया जा सकता है तो कोर्ट केवल लॉफुल पार्ट को लागू कर देगी, लेकिन अगर इसको सेपरेट करना पॉसिबल ना हो तो पूरा एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं। अब एक इलस्ट्रेशन है जिसे हम देख लेते हैं कि ए बी के बिहाफ में, जो कि एक विधिपूर्ण नील निर्माता है और साथ ही में अवैध वस्तुओं का व्यापार भी करता है, तो ए उसके काम की निगरानी करने का प्रॉमिस करता है और बी इसके बदले ए को 10,000 रुपए एनुअली देने का प्रॉमिस करता है। तो क्योंकि यहाँ ए का ऑब्जेक्ट और बी की ओर से दिया गया कंसिडरेशन पार्टली अनलॉफुल है, इसलिए ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।